ये जो इन्फॉर्मेशन है ये खाली ऐसा नहीं कि 10+2 के बच्चों के लिए काम आएगी, नहीं जो इंटर में पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हीं काम आएगी, या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं काम आएगी। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सेट टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी जूलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए, वहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन काम आएगी। एंड इट इज़ सफिशिएंट कि अगर आप 10th में हैं तब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप एवरेज लड़कों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। और आप पीजी में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ भी इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट एनफ है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बताएंगे तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना तो वहाँ पे अवेलेबल है बुक्स में और ना ही इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो दिस मच इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट एनफ। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए कि मुझे लगता है कि मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई कमी नहीं होगी, ना कोई मैटर गलत होगा, ना कोई कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, ना कोई इफ एंड बट होगा। जो हम बताएंगे वो एक्चुअली साइंटिफिक फैक्ट होगा, पहली चीज़। और ये ज़रूर है कि हम अब जाहिर है कि एज के जिस ग्रुप में हैं तो जाहिर है कि अगर आप किसी नए लड़के से कंपेयर करेंगे, नए टीचर से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको वो चेहरे पे मेरे अट्रैक्शन ना नज़र आता हो, पर कंटेंट्स में, मटेरियल में अगर आपको अट्रैक्शन ढूंढना है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स के बारे में। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इन एंजाइम्स के सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से सिक्रीट होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स की मदद से, और उन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स। एक्चुअली जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होती है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के साथ। ये दोनों जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के और जो नर्वस सिस्टम होता है, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल के एंजाइमेटिक सिक्रीशन का पार्ट, या हम कह सकते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी जो भूख लगने की प्रोसेस थी, इट वॉज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेवरल हार्मोन्स एंड द नर्वस सिस्टम, and similarly the process of digestion is also under control of hormones and the nervous system. So today we are going to discuss the hormones of the intestinal tract, or we also call them gastrointestinal tract hormones. These hormones are secreted from different parts of the intestine, from the buccal cavity up to the ileum. ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं ना, ये भी अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो हमारी बकल कैविटी से निकलते हैं, जैसे कि ये हार्मोन है पैरोटीन। ये पैरोटीन जो है बकल कैविटी से निकलता है एंड ऑल्सो इस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द कैल्सिफिकेशन ऑफ द टीथ। जो हमारे दांतों का कैल्सिफिकेशन है उसमें पैरोटीन हार्मोन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका सिक्रीशन बकल कैविटी से होता है। पर ज़्यादातर हार्मोन जो एलिमेंट्री कैनाल के हैं, दे आर बीन सिक्रीटेड फ्रॉम the part of the gastric mucosa or from the part of the duodenal mucosa or jejunal mucosa और ileum। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ज़्यादातर हार्मोन्स होते हैं इनका सिक्रीशन या तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से होता है, यानी आमाशय की जो दीवार है उसकी जो म्यूकोसा है उससे होता है। म्यूकोसा, यू नो, दिस इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की परत होती है उसको म्यूकोसा कहा जाता है, और उसी म्यूकोसा से सिक्रीशन होता है कुछ हार्मोन्स का गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, कुछ का ड्यूडनल म्यूकोसा से होता है, कुछ का ड्यूडनम और इलियम के बीच का जो जंक्शन होता है जिसको हम जेजुनम कहते हैं, कुछ का वहाँ से होता है। एंड सम ऑफ द हार्मोन्स आर बीन सिक्रेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स विच आर बीन सिक्रेटेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दे कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सो आउट ऑफ दीज, when we talk about the gastrointestinal tract hormone, the first hormone which is being secreted from the gastric mucosa is called as gastrin. This gastrin hormone is secreted from the gastric mucosa and it is made up of polypeptides. Polypeptide, we know कि the straight chain of the amino acids called as polypeptide, and this hormone contains about 17 amino acids
दिस फिगर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू मस्ट नो समथिंग। तो इसलिए इसका डिटेल हम लोगों ने थोड़ा सा दिया है कि नेचर क्या है उसका और कितने अमाइनो एसिड्स हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने यहाँ प्रोवाइड की है। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है, यानी हमारे आमाशय की जो दीवार है, उससे जो हार्मोन निकला है उसका नाम होता है गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है, और इस पॉलीपेप्टाइड में 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये 17 अमाइनो एसिड्स वाला जो केमिकल है, इसका जो सिक्रीशन इंड्यूस क्यों होता है, यानी कि जाहिर है कि स्टमक में क्या गैस्ट्रिक जो है म्यूकोसा हमेशा स्टिमुलेट होकर के गैस्ट्रिन निकालती रहेगी और हमेशा उससे जो इफ़ेक्ट है उसके आते रहेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी डाइट पर कि हमने किस तरह का फूड खाया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा और द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिन इज बीन इंड्यूस्ड बाय प्रोटीन रिच फूड। अगर हमने ऐसा खाना खाया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जैसे ही स्टमक की दीवार को टच करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में गैस्ट्रिन के जो स्टमक की दीवार को जैसे ही टच करेंगे वैसे ही गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंड्यूस हो जाएगा और फिर गैस्ट्रिन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ होती है दैट इज अमाइनो एसिड्स, इफ बिकॉज यू नो द अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो अगर हमने गैस्ट्रिक प्रोटीन खाई हुई है तो ठीक है, अगर प्रोटीन के मान लिया अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा हमारे फूड में है, उस कंडीशन में भी गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा एसिटाइल कोलिन जो होता है ये सिक्रीट होता है, ये एक तरह का न्यूरो हार्मोन होता है, पर ये सिक्रीट अगर हमारे फूड में जाए तो ये भी इंड्यूस कर देता है हमारी बॉडी से गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को। इसीलिए जब कभी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा होता है, जब हमको बहुत से जुकाम होता है या बहुत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंड्यूस होने की वजह से हमको एसिडिटी होने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन रिच फूड नंबर 1, अमाइनो एसिड्स, एसिटाइल कोलिन एंड इंक्रीजिंग एज बढ़ने के साथ साथ भी जो है वो जो हमारे गैस्ट्रिन सिक्रीशन है वो इंड्यूस हो जाता है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती जितनी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। नाउ व्हाट विद दिस हार्मोन विल डू, ये हार्मोन गैस्ट्रिन करेगा क्या? इट विल इंड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस में निकलते हैं पेप्सिनोजेन, HCl। तो पेप्सिनोजेन HCl के सिक्रीशन को इंड्यूस करेगा। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक म्यूकोसा से म्यूसिन भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता है फूड को सॉफ्टनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एक तो इंड्यूस होगा, इसके साथ साथ क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग चर्निंग मूवमेंट शुरू करा देता है। स्ट्रॉन्ग चर्निंग मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आमाशय की दीवारें बहुत ताकत के साथ दबती हैं जिससे कि अंदर मौजूद फूड जो है उसकी पिसाई हो सके। सो दैट्स व्हाई चर्निंग मूवमेंट जो है ये एक तरह का खास मूवमेंट होता है जो कि स्टमक में होता है फॉर पर्पस ऑफ डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। तो चर्निंग को इंड्यूस करता है। तो इस तरह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन और चर्निंग मूवमेंट्स को इंड्यूस करता है गैस्ट्रिन। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो होता है ये हार्मोन सिक्रीट होता है ड्यूडनल म्यूकोसा से। और ये सिक्रीट कैसे होता है? इसमें भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 27 अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये गैस्ट्रिक जो एसिड जब सिक्रीट हुआ तो उसमें फूड का जो अमाउंट होता है स्टमक में वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। और जब वही फूड आगे बढ़ता है, एसिडिक फूड जब आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक बोलस, या एसिड कंटेंट्स भी कुछ चले जाते हैं स्टमक से। जब फूड आगे बढ़ेगा तो उसके साथ कुछ एसिड जाएगा, कुछ एसिडिक जो फूड में एसिडिटी आ गई है वो जाएगी। तो एसिडिक बोलस या एसिड कंटेंट जो है जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एसिडिक बोलस है और HCl सिक्रीट होता है स्टमक की दीवार में। तो वो स्टमक की दीवार जो एसिड सिक्रीट हुआ है वो एसिड आगे जाएगा और साथ साथ क्या है कि जो फूड में मिक्स हो गया तो उसकी वजह से फूड का जो अमाउंट है, जो फूड का बल्क है वो एसिड के नेचर का हो जाता है। तो छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में आगे बढ़ता है। उन छोटी गोलियों को हम लोग कहते हैं एसिडिक बोलस। और ये बोलस जो होता है ये आगे जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जैसे ही ड्यूडनम में पहुंचता है तो ड्यूडनम के कांटेक्ट में आने पर ही सिक्रेटिन का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाता है। यानी कि एसिडिक मटेरियल जैसे ही ड्यूडनम की वॉल से टच करेगा वैसे ही ड्यूडनम की वॉल से सिक्रेटिन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। और सिक्रेटिन का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है कि हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है, पैंक्रियास जो होता है, इससे दो नेचर के सिक्रीशंस होते हैं। एक तो नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, यानी ये वो सिक्रीशन होता है जो कि
अल्कलाइन नेचर का होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, और ये भी पैंक्रियास से निकलता है। और पैंक्रियास से दूसरी चीज़ क्या निकलती है? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। और पैंक्रियास से एक चीज़ और निकलती है, दैट इज पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। पर यहाँ पर जो हम लोग बात करें सिक्रीशन, जो सिक्रेटिन था उसकी वजह से क्या इंड्यूस हुआ? उससे सिक्रेशन हुआ, सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे? जैसे ही ड्यूडेनम में आएंगे तो ड्यूडेनम में जो एसिडिक बोलस आया उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो फूड के एसिडिक कंटेंट हैं, क्योंकि अगर एसिडिक फूड आगे जाएगा तो वो ड्यूडेनल की वॉल को डैमेज करने लगता है अगर बहुत ज़्यादा एसिड चला जाए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही फूड एसिडिक फूड आता है ड्यूडेनम में, वैसे ही उसको न्यूट्रलाइज करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, एंड दैट इज बीन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड इन द एसिडिक बोलस is being done by help of the pancreatic bicarbonates, which is being induced by secretion of the secretin. secretin उसके secretion को induce करता है, और secretion की वजह से पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट रिच secretions आने लगते हैं जो कि एसिड न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है, तीसरा हार्मोन जो होता है, ये एक्चुअली कंपोजिट हार्मोन होता है। दो हार्मोन्स एक साथ निकलते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं कोलेसिस्टोकानिन जिसे CCK कहा जाता है, और दूसरा कहलाता है पैंक्रियोजामिन। ये पैंक्रियोजामिन और कोलेसिस्टोकानिन एक साथ निकलते हैं, तो इनको हम लोग CCK PZ कह देते हैं। वैसे ये एक है कोलेसिस्टोकानिन और एक है पैंक्रियोजामिन। कोलेसिस्टोकानिन जैसा नाम से क्लियर है, कोली यानी ये बाइल पर इफेक्ट डालेगा, और पैंक्रियोजामिन जो होता है ये इफेक्ट डालता है पैंक्रियास पे। ये भी जो है ड्यूडेनल म्यूकोसा से सिक्रीट हुआ, यानी जहाँ से सिक्रेटिन निकला था उसी के आगे जब ये सिक्रीट हो जाता है, सिक्रेटिन के सिक्रीशन के जस्ट बाद फिर कोलेसिस्टोकानिन और पैंक्रियोजामिन का सिक्रीशन शुरू होता है। और ये कोलेसिस्टोकानिन और पैंक्रियोजामिन का जो सिक्रीशन है ये क्या करेगा कि ये इसका खुद का नेचर तो पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। और ये जो है ये इंड्यूस किस चीज़ से होगा, यानी कि जो कोलेसिस्टोकानिन पैंक्रियोजामिन का सिक्रेशन इंड्यूस किससे होंगे? एक तो जो इसको इंड्यूस करने वाला फैक्टर है वो है एसिडिक नेचर, जो एसिडिक बोलस आया था। दूसरा अमाइनो एसिड्स अगर फूड में काफ़ी क्वांटिटी में है तो। इसके अलावा फैटी एसिड्स फूड में मौजूद अगर हैं, यानी काफ़ी सारी फैट खाई गई है तो फैट में जो फैट के फैटी एसिड्स होंगे वो इसको इंड्यूस करेंगे। तो चाहे फैट हो या फैटी एसिड्स हो या फिर एसिड्स हों और अमाइनो एसिड्स हों, ये सब इंड्यूस करते हैं किसको? ये इंड्यूस करते हैं कोलेसिस्टोकानिन और पैंक्रियोजामिन के सिक्रीशन को। अब कोलेसिस्टोकानिन क्या करेगा? ये बाइल का सिक्रीशन इंड्यूस कर देगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। बाइल यू नो कि बाइल जो होता है ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये भी एसिड न्यूट्रलाइजेशन में काफ़ी मदद करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट रिच फूड आया था, जो एसिडिक नेचर आया था, तो एसिडिक नेचर की वजह से, एसिडिक बोलस की वजह से एक तो उसका एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हमको करना है, और साथ ही साथ एक और काम करना है कि हमें जो फैट आई है उसका इमल्सिफिकेशन भी कराना है। और इमल्सिफिकेशन किससे होता है? बाइल की मदद से होता है। तो जब बाइल ज़्यादा निकलेगा तभी उसका प्रॉपर इमल्सिफिकेशन हो पाएगा। जब प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होगा तभी फैट का डाइजेशन हो पाएगा। यानी अगर फूड में काफ़ी, हमारे जो खाना हमने खाया उसमें काफ़ी क्वांटिटी में फैट है, तो उस कंडीशन में कोलेसिस्टोकानिन का सिक्रेशन इंड्यूस हो जाएगा और साथ साथ पैंक्रियोजामिन का सिक्रेशन इंड्यूस हो जाएगा। तो कोलेसिस्टोकानिन क्या करेगा? ये बाइल के सिक्रेशन को इंड्यूस कर देगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, और जो फैट के कारण जो पैंक्रियोजामिन है वो क्या करेगा? वो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन इंड्यूस करेगा। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो 5 एंजाइम्स होते हैं वो लाइपेजेस हैं, मालेजेस हैं, और क्या कहते हैं प्रोटीजेज हैं, तो वो, और उसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, रैनिन होता है। तो ये डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो वो पैंक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट करता है वो एंजाइम के सिक्रेशन को बल्क रिलीज करने लग जाएंगे। क्यों? ताकि ड्यूडेनम में और इंटेस्टाइन, जो ड्यूडेनम का प्रॉक्सिमल पार्ट है और ड्यूडेनल के रीजन में प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेस हो सके। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड इन द पार्ट ऑफ द जेजुनम एंड ड्यूडेनम, sufficient quantity of the bile is being secreted because of the cholecystocanin, and the pancreatic enzymes are secreted from the pancreozamin because of the stimulation due to the pancreozamin, and these secretion of the pancreozamin and cholecystocanin are being induced by acidic bolus along with the fat contents in the food, the fatty acids in the food or fat in the food. Then next hormone which is being secreted from the part of the alimentary canal is called as gastric inhibitory polypeptide. It is also called as GIP. This GIP is also secreted from the part of the duodenal mucosa. यानी ड्यूडेनम के हिस्से से ये भी निकलता है। ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा इनर मोस्ट लाइनिंग है वहाँ से इसका सेक्रेशन होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड। और इसके जो अमाइनो एसिड्स का नंबर होता है GIP में, दैट इज 43।
और ये सिक्रीशन इसका इंड्यूस कब होता है? व्हेन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज एंड द फैट इज देयर इन द ड्यूडेनम। जो हमने खाना खाया था, अगर उस खाने में काफ़ी क्वांटिटी में ग्लूकोज भी हो, फैट भी हो, तो उस केस में क्या होता है? जीआईपी का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाता है। और ये जीआईपी का सिक्रीशन जो इंड्यूस हुआ, करेगा क्या? ये सिक्रीट इंड्यूस इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक एक्टिविटी एंड इट्स सिक्रीशन, यानी जो स्टमक के रीजन में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रहे थे और जो चर्निंग के प्रोसेस हो रही थी, जो स्टमक की एक्टिविटी हो रही थी, उनको इनिबिट करेगा और साथ ही साथ इंड्यूस कर देगा इंसुलिन सिक्रीशन को। इंसुलिन सिक्रीशन इसलिए इंड्यूस किया जाता है कि अगर ग्लूकोज हमने ज़्यादा खाई है ना, तो उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो उसके सिक्रीशन को इंड्यूस करने के लिए जो हमारी डाइट में मौजूद जो ग्लूकोज के कंटेंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट कर देते हैं गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड को, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का सिक्रीशन इंड्यूस हो जाता है और ये फिर बाद में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इंसुलिन सिक्रीट तो पैंक्रियाज से होता है, बट पैंक्रियाज में उसके सिक्रीशन को इंड्यूस करने का काम जो होता है उसमें जीआईपी का भी पार्ट होता है, जीआईपी का भी रोल होता है। तो एक ये हार्मोन हो गया जो कि एलिमेंट्री कैनाल से निकला और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज हेपेटोक्रिनिन। इसका नाम से ही लग रहा है कुछ बात लीवर से रिलेटेड होगी। तो हेपेटोक्रिनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब ये इंटेस्टाइन जेजुनम क्रॉस हो गया, इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम इंटेस्टाइन का पार्ट आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में जो इंटेस्टाइनल पार्ट है जिसे हम इलियम कहते हैं, वहाँ से इसका सिक्रीशन इंड्यूस होता है हेपेटोक्रिनिन का, और ये भी पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। और ये इंड्यूस किसकी वजह से हुआ हेपेटोक्रिनिन? ये सिक्रीट इंड्यूस हुआ एसिडिक बोलस रिच इन द फैट, यानी फैट, क्योंकि फैट के जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं, फैट के डाइजेशन बहुत धीमे होता है और फैट को डाइजेशन, क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लम्प्ड होते हैं, तो उसमें कई काम करने पड़ते हैं। पहले तो फैट के मॉलिक्यूल का इमल्सिफिकेशन करिए, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़िए, फिर उसमें हर मॉलिक्यूल पर रिएक्शन कराइए। तो फैट के डाइजेशन में जो प्रोसेसेस होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो, कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जो फैट का डाइजेशन है वो ज़्यादा चूँकि डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हेपेटोक्रिनिन जो था, इसने जो हमारे फूड के एसिडिक बोल्स जो थे जिनमें कि फैट की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इन्होंने हेपेटोक्रिनिन के सिक्रीशन को इंड्यूस किया। पहले भी कई लोगों ने फैट की क्वांटिटी की वजह से डिफरेंट हार्मोन इंड्यूस हुए हैं, ये भी इंड्यूस हुआ। और इसने क्या किया? इसने लिवर को स्टिमुलेट किया और ये लिवर, पहले जो बाइल निकला था तो बाइल बेटर से आया था, अब ये लिवर को भी इंड्यूस करते हैं, भाई आप भी बाइल बनाइए ढेर सारा, ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी में बाइल अवेलेबल हो जाए। तो ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स लिवर टू द फॉर्म मोर एंड मोर बाइल। तो ज़्यादा बाइल बनाने के लिए ये लिवर को इंड्यूस कर देते हैं। तो हेपेटोक्रिनिन जो होता है, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द फैट रिच फूड in the alimentary canal or in the part of the intestine, secreted from the part of the intestinal mucosa, and it is a polypeptide. And what is it is doing? It is stimulating the liver to form more and more bile or excessive quantity of the bile. When large quantity of the fat has been taken as a food, then we need excessive secretion of the digestive enzyme to digest fat properly. तो ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट जब होती है हमारे खाने में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करना पड़ता है जो फ़ैट की डाइजेशन में हेल्प कर सकें। ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन करना पड़ता है जो फ़ैट के डाइजेशन में मदद कर सकें। तो लाइपेजेस जो हैं जो कि फ़ैट के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो तो अलग चीज़ है, पर डाइजेशन से पहले हमको उसका इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस किससे होगी? बाइल से होगी। इसलिए कई लोग मिल करके बाइल के सिक्रीशन को इंड्यूस करते हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन ने भी बाइल के सिक्रीशन को इंड्यूस कर दिया था और ये हेपेटोक्रिनिन इन्होंने बाइल सिक्रीशन इंड्यूस कर दिया। दोनों लोगों ने बाइल के सिक्रीशन इंड्यूस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइल निकल सके और वो बाइल जो है फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन करा सके, क्योंकि अगर फैट इमल्सिफाई नहीं होगी तो उसका डाइजेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम फैट को बहुत सारी लाखों मिलियन, अगर एक ड्रॉप फैट हमारे पास है तो उस एक ड्रॉप फैट को जब उसके थाउजेंड्स ऑफ पीसेस कर देंगे, मिलियंस ऑफ पीसेस कर देंगे, तब तो उसका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा। पर अगर एक सिंपल ब्लॉक बना रहा है उस फैट का तो उसका डाइजेशन बहुत डिलेड होगा, बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं हो पाएगा ठीक से। नेक्स्ट इज एंडोक्रिनिन। एंडोक्रिनिन हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये एंडोक्रिनिन हार्मोन जो होता है ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पार्ट से निकलता है और ये जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड नेचर का है
और ये इंड्यूस किससे होता है? ये इंड्यूस होता है व्हेन द सेमी डाइजेस्टेड फूड यानी पार्टली डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारे स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो पूरा डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है, खाने की पिसाई कर लेते हैं और फिर काफ़ी हद तक प्रोटीन का डाइजेशन खाली होता है, पर अभी कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो जब फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हुआ है उस कंडीशन में फूड को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी डाइजेस्टेड, पार्टली डाइजेस्टेड है, सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा डाइजेस्ट हुआ, कुछ रह गया है। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड जब पहुँचता है इंटेस्टाइन में तो उसकी वजह से क्या होता है? एंडोक्राइन इंड्यूस हो जाता है। एंडोक्राइन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये इंटेस्टाइनल जूसेस जो निकलते हैं, जो सक्कस एंट्रिकस निकलता है, जो क्रिप्ट ऑफ लिबर्कुंस होती है इंटेस्टाइन की दीवार में, जो क्रिप्ट्स होती हैं, जो इंटेस्टाइन की दीवार में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं, उन एंजाइम्स के सिक्रीशन को इंड्यूस करने का काम जो होता है वो एंडोक्राइन करता है। Next hormone is vasoactive polypeptide, and this is also secreted from the part of the intestinal mucosa, and it is also a polypeptide, contains 28 amino acids, and it is also induced by semi-digested food present in the alimentary canal। हमारी इंटेस्टाइन में जब सेमी डाइजेस्टेड फूड पहुंचा उसने इनके सिक्रेशन को वीआईपी को इंड्यूस किया, यानी वैसो एक्टिव पॉलीपेप्टाइड को इंड्यूस किया, और इसने क्या किया? ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन एंड स्टिमुलेट्स पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन वहाँ स्टिल निकल रहा है और वहाँ पर चर्निंग की प्रोसेस हो रही है, तो जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता जा रहा है तो पीछे का काम हल्का होता जा रहा है, तो वहाँ पर धीमा करना है काम को, यानी जो स्टमक का काम जो था, जो एक्सेसिवली फंक्शन कर रहा था, अब जैसे जैसे फूड आगे निकलता जाएगा तो स्टमक का लोड घट रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को धीमा करना है। तो ये क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, क्योंकि खाली स्टमक में एसिड निकलेगा तो जाहिर है कि इंटेस्टाइन स्टमक के दीवार को डैमेज करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता जाता है गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को हम धीमा करते जाते हैं, यानी वहाँ से जो पेप्सिनोजेन निकल रहा है, वहाँ से जो एचसीएल निकल रहा है, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके सिक्रीशन को धीरे धीरे हम घटाते जाते हैं। तो उसको घटाने का काम इसने किया, और साथ ही साथ क्या वो पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में जब फैट आती है तो फैट में जाहिर है कि फैट के डाइजेशन को, अभी हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि फैट के डाइजेशन इज़ ए डिफिकल्ट प्रोसेस, सो वी नीड मोर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड जितना, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में एमल्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा और जो एंजाइम्स होते हैं फैट को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते। इनको चाहिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट कब होगा? जब एक्सेसिव क्वांटिटी में वहाँ पर बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो, बाइल सिक्रीट हो, तो बाइल और पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के एक्सेसिव सिक्रीशन से वहाँ पर एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो करके वो जो एसिडिक बोलस स्टमक में था, जो एसिडिक कंटेंट स्टमक में थे, जहाँ पीएच की वैल्यू जो थी वो लगभग 3 के आसपास थी, वो ड्यूडेनम तक आते आते 7 हो जाती है। जब ड्यूडेनम में एल्कलाइन और बाइल ऐड करते हैं तो 7 हो जाती है, यानी 6 से बढ़ा के हम उसको 7 ले आते हैं, तो 7.8 7.5 से 8 के बीच में इंटेस्टाइन के इलियम के रीजन में ये पीएच हो जाती है। तभी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर पाते हैं। यही इसीलिए ज़रूरी था कि हम लोग एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर हम एसिड न्यूट्रलाइज नहीं करते तो पैंक्रियाटिक जूसेस जो थे या इंटेस्टाइनल जूसेस जो थे वो फंक्शनल नहीं हो पाते, वो एक्टिव नहीं हो पाते, वो एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते। यू नो दैट एंजाइम्स आर पीएच स्पेसिफिक, वो पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो पीएच जब तक उनके लिए सूटेबल नहीं होगी वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार हम लोग बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट सिक्रीट कर दिए, बाइल सिक्रीट कर दिया, तो बाइल भी वही काम करेगा, बाइकार्बोनेट भी वही काम करेगा। एसिड के न्यूट्रलाइजेशन का काम करना है। जो एसिड स्टमक में 3 के आसपास था उसको बढ़ा करके हमें 7 के आसपास लाना है, 7 से ऊपर ले जाना है। तो दैट्स वाई ये गैस्ट्रिक जो एसिड सिक्रीशन को यहाँ पर हमने इनहिबिट किया, और साथ ही साथ हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने पैंक्रियाटिक जूसेस से सिक्रीशन को इंड्यूस कर दिया, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट इज एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन जो होता है इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एंड ये भी पॉलीपेप्टाइड होता है, और ये फैटी फूड इन द ड्यूडेनम से इंड्यूस होता है। जब ड्यूडेनम में फैटी फूड पहुंचा था, यानी एसिडिक बोलस जब पहुंचा था, ये फैट रिच फूड या फैटी एसिड्स या फैट रिच फूड जब पहुंचता है ड्यूडेनम के रीजन में, तो वही इंड्यूस करता है एंट्रोगेस्ट्रोन के सिक्रीशन को। और वो एंट्रोगेस्ट्रोन जो होता है ये क्या करेगा? ये करता क्या है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेज एंड HCl। ये गैस्ट्रिक जूसेस जो निकल रहे हैं उनको धीमा कर देगा,
और ये जो HCl निकल रहा है स्टमक में उसको रोकेगा, क्योंकि अब HCl जरूरत नहीं है, pH बहुत बढ़ चुकी है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक में लगभग पूरी हो चुकी है, तो हम लोग एक्सेसिव सिक्रेशन में वहाँ HCl का एक्सेसिव सिक्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब खाना आगे निकल गया है और स्टमक में अब कुछ काम नहीं बचा है तो हम HCl को सिक्रेशन को कम करते चले जाते हैं। यानी ये हार्मोन गैस्ट्रिन के उल्टा काम करता है। गैस्ट्रिन ने स्टमक की एक्टिविटी को इंड्यूस किया था, जबकि एंट्रोगेस्ट्रोन जो होता है, जो कुछ गैस्ट्रिन ने किया था उसको रिवर्स करता है। तो एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन जो होता है इट इज़ जस्ट रिवर्स टू द गैस्ट्रिन, और ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक पैरासेल्सिस को कम करेगा, यानी जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं उनको धीमा करेगा। उसके अलावा दूसरा काम ये क्या करेगा, ये एसिड सिक्रीशन को कम करेगा और गैस्ट्रिक एंजाइम्स के सिक्रीशन को धीमा करेगा। तो ये काम जो है वो किया एंट्रोगेस्ट्रोन ने। नेक्स्ट हार्मोन इज मोटेलिन। मोटेलिन जो है इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडेनल एंड जेजुनल म्यूकोसा। ड्यूडेनम और ड्यूडेनम के बाद जब इंटेस्टाइन का और ड्यूडेनम जहाँ जोड़ते हैं वो ज्वाइंट जो होता है, वो एरिया जो होता है ज्वाइंट जंक्शन वाला, वो जेजुनम कहलाता है। तो जेजुनल म्यूकोसा के रीजन से और ड्यूडेनल म्यूकोसा के रीजन से सिक्रीट होता है मोटेलिन। ये मोटेलिन भी पॉलीपेप्टाइड है, और ये कब सिक्रीट होता है, व्हेन डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जैसे ही स्टमक में डाइजेस्टेड फूड पहुंचना शुरू हो जाता है इंटेस्टाइन के रीजन में, तो बॉडी को लगता है अब ज़रूरत क्या है भाई स्टमक से काम कराने की। स्टमक पक्का कंफर्म कर ले कि स्टमक खाली हो गया कि नहीं हो गया, वहाँ खाना बचा तो नहीं है, पेरिस्टाल्सिस तो नहीं चल रही है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है। तो ये काम एंट्रोगेस्ट्रोन ने किया था, पर ये उसको सपोर्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, ये जब डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है तो ये रिमूवल ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इंड्यूस कर देते हैं, यानी जो फूड है वो वहाँ से हटाने की कोशिश जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है। तो दे प्रमोट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये स्टमक को खाली करने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब जब खाना सब कुछ आगे निकल गया है, डाइजेशन की प्रोसेस अब इंटेस्टाइन में हो रही हैं, उस कंडीशन में स्टमक को जबरदस्ती काम में लगाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दैट्स वाई व्हाट वी डू, आवर बॉडी विल डू दैट, इट विल स्टॉप एक्टिविटी ऑफ द stomach, and before completely stopping the activities of the stomach, we must ensure that stomach is empty. तो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस है, स्टमक के फूड से रिमूवल की जो प्रोसेस है स्टमक से, वो प्रमोट होती है बाय मोटेलिन। यानी मोटेलिन क्या करेगा, जल्दी जल्दी मूव करा के फूड को ढकेल करके आगे बढ़ा देगा ताकि स्टमक पूरा खाली हो जाए। क्योंकि अगर खाली स्टमक नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में वहाँ अगर फूड के ट्रेसेस रहेंगे तो गैस्ट्रिक पैरासेल्सिस चलती रहेगी, गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट होते रहेंगे। तो इसके बाद जब हम पूरा स्टमक खाली कर देंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन से वहाँ की एक्टिविटीज़ इनहिबिट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोग्लूकागॉन। एंट्रोग्लूकागॉन जो है ये हार्मोन जो होता है, जैसा हम लोग जानते हैं ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन होता है। तो ये एंट्रोग्लूकागॉन जो है ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, और ये भी पॉलीपेप्टाइड है, और ये फैट और ग्लूकोज जब फूड में बहुत ज़्यादा होते हैं उस कंडीशन में इसका सिक्रीशन इंड्यूस होता है। और ये क्या करता क्या है, इट इंड्यूसेस ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये ग्लाइकोजेनोलिसिस का इंड्यूस करता है। अब सवाल ये आता है, आप सोचेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर इंसुलिन सिक्रीट कर रहे थे, अब यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लूकागॉन का काम शुरू हो गया। ग्लूकागॉन की ज़रूरत तब पड़ती है कि क्योंकि जब हम लोग डाइजेस्टिव प्रोसेसेस करते हैं तो काफ़ी अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होती है, और यही वजह होती है ज़्यादातर खाना खाने के बाद आपको सुस्ती आने लग जाती है, क्योंकि दैट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड जो फ्लो है वो इंटेस्टाइन तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, बाकी पार्ट्स को कम कर दिया जाता है, ब्रेन को भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ड्राउजीनेस होने लग जाती है। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू दैट एंट्रोग्लूकागॉन इज for providing sufficient quantity of the energy during the process of the gastric activity या intestinal activity। जब गैस्ट्रिक पैरासेल्सिस हो रही है तो हमको एनर्जी चाहिए, इंटेस्टाइनल पैरासेल्सिस हो रही है तो हमको एनर्जी चाहिए। तो इन सब कामों में जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी हमारी बॉडी में पहले से ग्लूकोज कम था, तो अगर ग्लूकोज हमने नहीं खाया है, हमारी डाइट में ग्लूकोज नहीं रहा होगा, तो ये वाला जो इंसुलिन सिक्रीशन इंड्यूस होगा नहीं। ये तो तभी इंड्यूस होगा जबकि सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्लूकोज हो। हमने खाने में ग्लूकोज नहीं खाया और बॉडी में ग्लूकोज डेफिशिएंट कंडीशन है, तो कंपनसेट कैसे होगी। तो ये हार्मोन जो है एंट्रोग्लूकागॉन ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज और फैट अगर फूड में ट्रेसेस में मौजूद है तो उसके बाद ये ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करके, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना शुरू करे, ग्लाइकोजेनोलिसिस शुरू करा देगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, और यह क्या करेगा, ग्लूकागॉन ये रिवर्स हार्मोन होता है, ये ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है। चूंकि इंटेस्टाइन से निकल रहा है इसलिए इसका नाम हो जाता है एंट्रोग्लूकागॉन।
जो पैंक्रियास से निकला था वो ग्लूकागॉन था, पर जो इंटेस्टाइन वाला है इसको हम लोग एंट्रोग्लूकागॉन कहते हैं। नेक्स्ट इज काइमोडिनिन। काइमोडिनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से निकलेगा, यानी इलियम के पार्ट से निकलेगा। इसमें 43 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये जो है फैट अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है, हमने जो खाना खाया उसमें काफ़ी क्वांटिटी में फैट मौजूद है, उस केस में क्या होगा, ये इंड्यूस करेगा काइमोट्रिप्सिन के सिक्रीशन को फ्रॉम द पैंक्रियास होता है। हम काइमोट्रिप्सिन के सिक्रीशन को इंड्यूस कर देते हैं पैंक्रियास से, और वो इंड्यूस करने में मदद कौन कर रहा है, वो मदद कर रहे हैं हमारे जो हार्मोन है काइमोडिनिन। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द बल्बोगैस्ट्रोन। बल्बोगैस्ट्रोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडनल म्यूकोसा। ये ड्यूडनल म्यूकोसा से निकलता है। ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होता है ये एसिडिक बोलस जो हमारे फूड जब हैं, जो ड्यूडनम में एसिडिक बोलस आया था उससे इंड्यूस होता है। यानी अगर फूड में एसिड क्वांटिटी ज़्यादा है उस केस में ये एसिडिक बोलस क्या करेगा, ये बल्बोगैस्ट्रोन के सिक्रीशन को इंड्यूस कर देगा, और उससे ड्यूडनल लूप से जो हार्मोन निकलता है ये कहलाता है बल्बोगैस्ट्रोन। ड्यूडनल बल्ब बनता है, उससे ड्यूडनल लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे ड्यूडनल बल्ब कह देते हैं। तो वहाँ से निकलता है, और ये करेगा क्या, ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है और ये एसिडिक बोलस की से इंड्यूस होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एक्टिविटी। ये गैस्ट्रिक एक्टिविटी जो हो रही, स्टमक की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो एंट्रोगैस्ट्रोन ने काम किया था वही काम बल्बोगैस्ट्रोन करेगा। बल्बोगैस्ट्रोन एंट्रोगैस्ट्रोन के काम लगभग बराबर होते हैं, एक से होते हैं, तो इसलिए एंट्रोगैस्ट्रोन वही काम करेगा जो बल्बोगैस्ट्रोन ने किए थे, यानी गैस्ट्रिक पैसेल्स को धीमा करना, गैस्ट्रिक जूसेस को धीमा करना से। एंड लास्ट इज द पैरोटीन। हम लोग पैरोटीन के बारे में शुरू में बात कर चुके हैं। पैरोटीन हार्मोन जो होता है ये हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये बकल कैविटी से सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन जो होता है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्सिफिकेशन ऑफ द टीथ। ये दांतों के कैल्सिफिकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो पैरोटीन हार्मोन है ये भी चूंकि बकल कैविटी को हम लोग मानते क्या, ये इंटेस्टाइनल पार्ट का, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का पार्ट है हमारी, जब हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का तो बकल कैविटी शुरू करते हैं। तो इसलिए क्या किया है, इन हार्मोन्स के साथ, ये तो सारे हार्मोन निकल रहे थे इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट से, पर चूंकि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी से पैरोटीन निकलता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन भी पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का जो हार्मोन है ये करता क्या है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द टीथ को इंड्यूस करता है। ये हार्मोन, दिस हार्मोन पैरोटीन इंड्यूसेस द कैल्सिफिकेशन ऑफ द टीथ एंड इट इज बीन सिक्रीटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड विच इज द पार्ट ऑफ द digestive system. So whatsoever the process is going on in the buccal cavity is also the process of digestion. हम दांतों से मैकेनिकल डाइजेशन कराते हैं, सलाइवा की मदद से वहाँ का जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस चूँकि बकल कैविटी में ही बिगिन हो जाती है, तो उसको भी हम लोग मानते हैं इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट हमारा बकल कैविटी होती है, दैट्स व्हाई हम लोग पैरोटीन को भी उसी में इन हार्मोन्स के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। ये सारे के सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से सिक्रीट होते हैं एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आज की बात जो थी ये रिलेटेड थी विद द secretion of the hormones from the different parts of the alimentary canal which are also called as gastrointestinal tract hormones. नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई और बात करेंगे, अगले टॉपिक पे किसी दूसरे में डिस्कस करेंगे। हमारी एक बात रिक्वेस्ट है, और ये बात अभी तक इम्प्रूव नहीं हो रही है, कि आप लोग देख तो रहे हैं वीडियोस, मगर ना तो उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है तो आप बताएं। वैसे मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए कि मुझे लगता है कि मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई कमी नहीं होगी, ना कोई मैटर गलत होगा, ना कोई कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, ना कोई इफ एंड बट होगा। जो हम बताएंगे वो एक्चुअली साइंटिफिक फैक्ट होगा, पहली चीज़। और ये ज़रूर है कि हम अब जाहिर है कि एज के जिस ग्रुप में हैं, तो जाहिर है कि अगर आप किसी नए लड़के से कंपेयर करेंगे, नए टीचर से कंपेयर करेंगे, तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको वो चेहरे पे मेरे अट्रैक्शन ना नज़र आता हो, पर कंटेंट्स में, मटेरियल में अगर आपको अट्रैक्शन ढूंढना है तो आपको वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि द पर्सनैलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर द टीचर, बट अलॉन्ग विद दैट द कंटेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ द स्टडिंग। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा है उसमें हमारी जानकारी कितनी परफेक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन कंट्रोवर्शियल तो नहीं है,
कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, कहीं कोई इफ एंड बट तो नहीं है। तो एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गो थ्रू दीज वीडियोज़, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, और कोशिश ये करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपके जानकारी में हो, जो कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हों, उन सबको बताएं। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये खाली ऐसा नहीं कि 10+2 के बच्चों के लिए काम आएगी, जो इंटर में पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हीं काम आएगी, या नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं काम आएगी। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सेट टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी जूलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए, वहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन काम आएगी। एंड इट इज़ सफिशिएंट कि अगर आप 10th में हैं तब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप एवरेज लड़कों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। और आप पीजी में पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहाँ भी इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट एनफ है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बताएंगे तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना तो वहाँ पे अवेलेबल है बुक्स में, और ना ही इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो दिस मच इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट एनफ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फॉर द इवन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी नए लेक्चर के साथ बात करेंगे, पर फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़। थैंक यू।